नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विपिन बड़गुती स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 28 अक्टूबर का फर्स्ट मीटिंग का पेपर कंप्लीट हो गया है, तो उसी का आज इस वाली क्लास में कंप्लीट एनालाइज आपको मिलेगा। एकदम सटीक आंसर मिलेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के द्वारा अपने अपने सब्जेक्ट के बढ़िया तरीके से एनालाइज कराया जाएगा। आपको ये वीडियो अंत तक देखनी है, जिससे आप सारे क्वेश्चनों के आंसर अभी देख पाओ, यानी एक ये नॉर्मल आपको क्वेश्चनों का आंसर पता लग जाए, जिससे ऑफिशियल आपको 4 से 5 दिन बाद मिलेगी। अपने पेपर का एनालाइज आप अभी कर पाओ। तो दोस्तों, चलते हैं सीधा पेपर के एनालाइज पर। सबसे पहले जो हम करेंगे वो इंग्लिश का करेंगे। इंग्लिश में सतीश सर आपको इंग्लिश के जो आंसर हैं उनको बताएंगे। उसके बाद जीएस और रीजनिंग मैथ की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं एक बार कंप्लीट एनालाइज की तरफ और शुरुआत करेंगे हम इंग्लिश से। करिए सर। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं जो क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने देखा है उसके क्वेश्चन नंबर 34 से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 34 पे आकर के इंग्लिश का पोर्शन हम लोगों ने देखा है। और हालांकि इस बार पैट ने ये दिखा दिया है कि असल में किसी भी एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसने पहली शिफ्ट के पेपर ने ये दिखा दिया है कि भी किसी भी चीज़ को, किसी भी एग्ज़ाम को हल्के में ना लें, क्योंकि अगर आप हल्के में लेंगे तो देखिए, पुरानी कहावत है कि किसी भी दुश्मन को हल्के में ना लें। आप रण में कूद रहे हैं और एग्ज़ाम आपका दुश्मन है, तोड़ फोड़ करनी है, कंप्लीटली उसको सॉल्व करना है, कंप्लीटली उसको बताना है कि आप कितने बड़े योद्धा हैं। इसलिए आपको पहले से तैयारी बहुत बेहतर रखनी चाहिए। जो लोग ये सोच रहे थे कि भाई पैट तो बहुत हल्का है, कुछ नहीं होने वाला है, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस आएंगे, जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम ही तो है, तो उसने बता दिया कि भाई मैं कैसा क्वालिफाइंग एग्जाम हूँ, मुझे क्वालिफाई करना भी इतना आसान नहीं है। चलिए दोस्तों, फिलहाल मैं लेकर के चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। देखिए दोस्तों, ये 5 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, 34, 35, 36, 37 और 38। 5 क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो इंग्लिश के लिए गए हैं। माने 5 नंबर का हमारे पास में एक पोर्शन आया है इंग्लिश का। उसमें हालांकि जो कयास लगाए जा रहे थे, जो अनुमान लगाए जा रहे थे, वो एंटोनियम सिनोनियम्स के ज़्यादा थे, और कहा गया था कि भी पैराग्राफ आएगा, लेकिन थोड़े हर बार पैटर्न में चेंजेस होते रहते हैं, ताकि एग्जाम जो बोर्ड है वो भी ये देखना चाहता है कि जो सामने वाला स्टूडेंट है उसने कितनी तैयारियां की हैं, या किस तरीके से वो अपनी तैयारी को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और अब की बार देखिएगा, पहला क्वेश्चन उसने रख दिया है फिल इन द ब्लैंक्स का, और एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन के पहले पूछा गया है भाई पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो करेक्ट फॉर्म है वर्ब की, भाई वो दे दीजिएगा। वर्ब कौन से, जो वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म यहां आने वाली है। तो है इसमें आई एम द पर्सन हु डैश टू बी ब्लेम्ड। जी, इसमें है आई एम द पर्सन हु डैश डैश, आई मीन टू बी ब्लेम्ड। भाई मैं वो पर्सन हूं जिसे ब्लेम किया जाना चाहिए। आई एम द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड या आर टू बी ब्लेम्ड, क्या आना चाहिए, वो ये पूछना आपसे चाहता है। देखिए, हम लोगों ने एक वर्ड यहां देखा हु असल में एक यहां जो इस्तेमाल हो रहा है वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और बहुत सटीक और बहुत छोटा सा मैं आपको आंसर बताऊंगा इसका, कि जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिलता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाला वर्ब अपने पहले आने वाले एंटीसीडेंट को फॉलो करता है। बहुत आसान है। तो एंटीसीडेंट जो है उसका द पर्सन है, और द पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो अगर हम वर का इस्तेमाल करें तो दोस्तों नहीं चलेगा, क्योंकि वर का इस्तेमाल तो प्लूरल के साथ में किया जाता है। अगर हम आर का इस्तेमाल करें तो आर भी प्लूरल के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। एम जो है वो सिंगुलर आई के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास में द पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो इज का करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो ये पूरा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आई एम द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड। भाई मैं ही हूं वो पर्सन जिसको ब्लेम किया जाना चाहिए। तो पहले वाले यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारे पास सटीक आंसर है वो है आंसर बी। चलिए भी देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स, भाई जो फॉलो की जो नीचे सारी की सारी स्पेलिंग्स दी गई हैं, सारी की सारी स्पेलिंग्स में से कौन सी इनकरेक्ट है, भाई कौन सी गलत है। अगर आप शुरुआत से पढ़ना शुरू करेंगे तो एनिवर्सरी जैसे आप पढ़ते हैं, तो एनिवर्सरी में तो दोस्तों डबल एन होता है, यानी कि एन एन होता है, वर्ड बनता है ANNIVERSARY एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब होता है वर्षगांठ,
8। और जैसे ही हम लोग इस पे ध्यान देते हैं कि एनिवर्सरी जो है वो गलत है, तो हम पहली ही बार में इसको लगा करके आ सकते हैं, हम पहली ही बार में इसको सटीक तरीके से बता सकते हैं कि ये हमारा गलत है। देखिए बेनिफिशियरी का मतलब होता है जो लाभार्थी होता है, जिसको लाभ मिलने वाला होता है, वो बेनिफिशियरी होता है। अमेच्योर मतलब होता है दोस्तों शौकीन। अच्छा, एक वर्ड और है इससे, उससे मिलता जुलता, अगर आप इसी वर्ड के बाद में ई लगा दें तो इसका मतलब भी अमेच्योर ही होगा, लेकिन वो हो जाएगा उसके बाद में अनाड़ी के लिए, किसी अनाड़ी के लिए। और जर्नी यानी कि यात्रा। तो सबसे पहला इसका आंसर था, जो सबसे पहले इसका ऑप्शन था ए, वहीं पर हमें मिल गया है कि एनिवर्सरी जो है उसकी स्पेलिंग गलत है। तो 35वें क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है वो है दोस्तों ए। सबसे पहले ही हमारे विपिन सर ने बता दिया था कि भी सबसे तेज सबसे सटीक आपको आंसर्स मिलने हैं भाई, एक में भी कोई डाउट रखने की कोई जरूरत है नहीं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है भाई चूज द एंटोनियम। भाई एंटोनियम निकाल के लाना है भाई, विरोध वाला वर्ड कोई निकाल करके लाना है, विरोधाभास दिखा रहा हो कोई एक ऐसा वर्ड निकाल करके लाना है। चूज द एंटोनियम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है हमारे पास में, उसका एंटोनियम हमें निकाल करके लाना है भाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इन वाले ऑप्शंस में से, जो दिए गए ऑप्शंस में हैं, उनमें से एक ऐसा वर्ड निकालना है जो इस वर्ड का एंटोनियम हो। देखिए, ही इज वेरी फास्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड। भाई फास्टिडियस का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्ट करने वाला चीजों को, अनदेखा करने वाला चीज़ों को, मतलब वो जो कुछ भी ले सकता है, ऐसा कोई जो बहुत ज़्यादा अनदेखा करता हो चीज़ों को, या बिल्कुल लापरवाही के साथ में अपनी जो फूड चॉइस है वो रखता हो। अब देखिए फास्टिडियस मतलब मैंने आपको बताया। अब देखते हैं, इनडिस्क्रीट नहीं है, केयरलेस तो एक ही बात है, फिर सिनोनियम हो जाएगा। थॉटलेस भी दोस्तों वही है, इसका सिनोनियम हो जाएगा। और जो केयरफुल है वो होता है सावधान, या फिर जिसको हम लोग बोलें चौकस। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आगे एक पैराग्राफ दिया गया है, जिस पैराग्राफ में आपसे बोला गया है कि भाई रीड द फॉलोइंग पैसेज पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 36 एंड 37। अब इसमें बहुत लंबा सा पैराग्राफ है। पैराग्राफ तो क्योंकि थोड़ा जल्दी आपको इसके आंसर्स चाहिए, इसके लिए मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा पैराग्राफ को, मैं आपको सिर्फ इसके आंसर्स बताऊंगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि आंसर्स किस तरीके से जाने गए हैं, आंसर्स को किस तरीके से पकड़ा गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं। इंडिया इज मार्केड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स। ये सारा का सारा आप पढ़ लीजिएगा आराम से। मैं तो आता हूं क्वेश्चन नंबर 37 पे भाई। 37 कहता है नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स आर रिच इन। भाई नॉर्दर्न इंडिया जो है वो प्लेन्स, जो नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स हैं, जो भूमि है, जो समतल हैं, वो किस चीज से परिपूर्ण है, किस चीज से भरपूर है, कहने का मतलब ये है। अब मजे की बात यह है कि आप पूरे इस पैराग्राफ में देखिएगा, ऐसा कोई वर्ड इसमें नहीं दिया गया है। कॉपर डिपॉजिट्स, डायमंड माइंस, आयरन ओरे डिपॉजिट्स एंड एलुवियल डिपॉजिट्स। अब मजे की बात यह है कि तीनों ऊपर के जो ऑप्शन है, ऐसा तो कोई वर्ड ही यहां नहीं दिया गया, तो सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं हमारे पास में वो ये है कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो सकता है। और जैसे ही हम बारीकी से यहां एनालिसिस करते हैं तो यहां लिखा हुआ है यहां से मैं पढ़ करके आपको बताता हूं। द नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। जो नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स हैं वो हिमालय के साउथ में हैं। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। वो लेवल है, फ्लैट है बिल्कुल, यानी कि समतल है। दीज आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल। ये इससे बने हुए हैं, यानी कि इसकी प्रचुर मात्रा है वहां। तो हमारे पास इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 38 पे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन द। जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पीक्स हैं, जो दुनिया की हाईएस्ट चोटियां हैं, वो कहां लोकेट करती हैं दोस्तों। तो उसमें लिखा हुआ है सदर्न मोस्ट रेंज, मिडिल हिमालय और हिमगिरी हिमंद्री रेंज और शिवालिक रेंज। देखते हैं भाई कहां इसका आंसर छुपा हुआ है। देखिए भाई इसमें लिखा हुआ है दोस्तों द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय एंड
हिमदरी, द वर्ल्डेस्ट हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज, इन दिस रेंज, जिसका जिक्र किया था ना उस रेंज में है हाईएस्ट पीक्स। और जिक्र किसका किया था? या तो ग्रेट हिमालय का किया था या हिमदारी का किया था। अब या तो ग्रेट हिमालय मिल जाए तो भी आंसर मिल जाएगा, हिमदारी मिल जाए तो भी आंसर मिल जाएगा। और हमारे पास जो है वो सदर्न मोस्ट है, नहीं है। मिडिल हिमालय नहीं, इसका छोड़ दीजिएगा। शिवालिक रेंज भी नहीं है वहां, और हमारे पास है हिमदारी रेंज। इसका मतलब हमारे पास जो सबसे सटीक इसका आंसर है, जो हमारे पास इसका सबसे सटीक आंसर निकल करके आता है दोस्तों, वो निकल करके आता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमदारी रेंज। भाई ये 5 क्वेश्चंस थे जो इंग्लिश के थे, 5 नंबर का वेटेज था। बहुत पहले से हम लोगों ने आपको बता करके रखा था कि 5 नंबर का वेटेज है, लेकिन ईमानदारी से आपको इस बार पैटर्न ये बता दिया है कि भाई मुझे हल्के में ना लें। थैंक यू वेरी मच। देखिएगा इसी तरीके से सबसे तेज और सबसे सटीक सारे के सारे आंसर्स के, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर। थैंक यू वेरी मच।